समीना नीचे वाले हाल में आ गई। उसने चाय पीते हुए अखबार उठा लिया और ये खबर पढ़कर वो बदहवास हो गई। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया ही था कि रजिया तो सीढ़ियों से उतरते देखकर उसने रिसीवर रख दिया। आई तुम जल्दी तैयार हो भी, क्या बात है? समीना ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अपनी एक दोस्त को घर से लेना है, उसका वेड़ा हमारे रास्ते से जरा हटकर है, इसलिए मैं जल्दी निकलना चाहती हूँ, रविया ने कहा और शादों को आवाज देकर नाश्ता लगाने को कहा। आज तो तुम अकेले ही नाश्ता करो, समीना ने कहा। मैंने अभी अभी चाय पी है, इसलिए इस वक्त नाश्ते को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। कोई बात नहीं, आज अकेले ही सही, रदिया कहती हुई मेज पर बैठ गई। शादा ने उसके सामने नाश्ता लगा दिया और रदिया नाश्ता करने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो अपनी किताबें उठाकर जाने लगी तो समीना ने कहा कि कार में पेट्रोल डलवा ले। रविया के जाने के बाद समीना ने फिर फोन का रिसीवर उठा लिया और उस इलाके के पुलिस स्टेशन पर नंबर डायल करने लगी, जिस इलाके की पुलिस ने उसके बाप के घर पर छापा मारा था। लाइन मिलने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। हेलो, कौन बोल रहा है? समीना ने पूछा। मैं थाना मुहर्रर अब्दुल खालिक बोल रहा हूँ। आप कौन है बीबी? इससे बात करनी, दूसरी तरफ से पूछा गया। SHO से, समीना ने कहा। SHO साहब तो अभी तक नहीं आए, कोई पैगाम? बड़ी बात गौर से सुनो मिस्टर मुहर्रर, समीना ने कहा। मेरा नाम समीना है, वही बुरी इसरार और संदिल हसीना जिसकी तुम लोगों को तलाश है। तुम लोगों ने 1 मिनट, मुहर्रर ने कहा। SHO साहब आ गए, आप उनसे बात कर लें। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर एक बारी आवाज सुनाई दी। SHO बोल रहा हूँ, तुम कह रहे हो बीबी? वही पूरी इसरार और संदिल हसीना जिसकी तुम्हें तलाश है, समीना ने जवाब दिया। मेरी तलाश में तुम जगह जगह छापे मार कर शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हो। कल मेरे वारद भाई को हिरासत में ले लिया। मेरी एक बात गौर से सुन दो ऑफिसर, मेरे घर वाले मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, बैरसे से उनसे ला ताल्लुक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मेरे बाप और भाई को छोड़ दो। मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे रही हूँ। अगर 2 घंटे बाद मेरा भाई और बाप बाइज्जत तौर पर घर ना पहुंचे तो तुम्हारा अशर माजे गुजर से भी बुरा होगा। ये महज धमकी नहीं है, मैं जो कुछ कहती हूँ उस पर अमल भी करती हूँ। तुम्हें अपनी खाल बचाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबुना ने फोन बंद कर दिया। उसने दूसरी तरफ SHO की आवाज सुनने की भी जरूरत महसूस नहीं की थी। उस तरह SHO को धमकी तो दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी धमकी का कोई असर लेगा। भोगी बजाय 2.5 घंटे बाद उसने फिर फोन किया। इस मर्तबा भी कॉल पहले मुहर्रर ने रसील की थी। फिर SHO की आवाज सुनाई दी। तुम्हारे बाप और भाई को हम उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर देती। तो फिर ठीक है, अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, समीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया। क्या मामला है कि इसको अंजाम की धमकियां दे रही हो? शारिक की आवाज सुनकर समीना ने पीछे मुड़कर देखा। शारिक हाल कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। वो गालिबन अभी अभी सोकर उठा था। पुलिस ने अब्बू और मेरे भाई नदीम को हिरासत में ले लिया है। इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। वो अब्बू और नदीम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये पुलिस वाले अपने आप को पता नहीं फिरौन क्यों समझ लेते हैं, जिसको दिल चाहा पकड़ लिया। वैसे क्या उस इंस्पेक्टर को जानते हो? समीना ने कहा। कौन सा इंस्पेक्टर? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। समीना ने पुलिस स्टेशन का नाम बताया तो शारिक ने कहा, इंस्पेक्टर शफीक, वो सियालकोट का रहने वाला है। उसके बीवी बच्चे लाहौर ही में हैं। वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार सियालकोटी में रहते हैं। गुड। समीना की आंखों में चमक सी उभर आई। अब उसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने तुम्हारे डैडी और भाई को हिरासत में लिया है? शारिक ने पूछा। समीना ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। शारिक उसके करीबी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। यह खबर पढ़ने के बाद उसके चेहरे के तासरात भी बदल गए। क्या करना चाहती हो? उसने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा। मैंने सोच दिया है, समीना ने जवाब दिया। 9 लखा उठ जाए तो प्रोग्राम बनाते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद समीना और 9 लखा कार पर बाहर चले गए। उनकी वापसी 2 घंटे बाद हुई थी। उनके साथ तकरीबन 8 साल की उम्र का एक बच्चा भी था। उस बच्चे के जिस्म पर किसी स्कूल की यूनिफॉर्म और गले में स्कूल बैग भी था। समीना ने एक चादर बच्चे को इस तरह उड़ा रखी थी कि वो रास्ता ना देख सके। घर में आती वो बच्चे को लेकर एक कमरे में आ गई और टेलीफोन भी वहीं ले आई। उसने रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया। इत्तफाक से इस मर्तबा कॉल इंस्पेक्टर शफीक ही ने रिसीव की थी। इंस्पेक्टर शफीक, समीना ने उसकी आवाज सुनते हुए कहा, तुम्हारा बेटा इस वक्त मेरे कब्जे में है। अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे बाप और भाई को छोड़ दो। बजूरत दिगर आधे घंटे में तुम्हें शहर की किसी सड़क पर अपने बेटे की लाश मिल जाएगी। क्या बकती हो? जवाब में इंस्पेक्टर की डांट सुनाई दी। लो, पहले अपने बेटे से बात कर लो ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। समीना ने कहते हुए रिसीवर बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे ने 1-2 जुमले कहे थे कि समीना ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। अपने बेटे की आवाज सुन ली इंस्पेक्टर, अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। अगर 15 मिनट बाद मुझे अपने आदमी की कॉल ना मिली तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा।
ठीक 15 मिनट बाद फोन की घंटी बजी। समीना ने रिसीवर उठा लिया। यस, वो माउथ पेस में बोली, मौलवी हमीद बोल रहा हूँ समीना बीबी। रिसीवर पर आवाज सुनाई दी, अभी 1 मिनट पहले आपके वालिद और भाई थाने से निकले हैं। वो कुछ दूर जाकर तांगे में बैठ गए थे। जी हाँ, उनके चेहरे से लगता है कि उनके साथ कुछ ज्यादती भी की गई है, लेकिन बहरहाल उन्हें पुलिस से तो निजात मिल गई है। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो और इंस्पेक्टर शफीक पर निगाह रखो। शमीना ने कहते हुए रिसीवर रख दिया और 9 लखे की तरफ देखकर बोली, चलो 9 लखे, इस बच्चे को भी छोड़ आए। शमीना ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था। 2 लखे के साथ वो बच्चे को लेकर इंस्पेक्टर शफीक के मकान पर पहुंच गई। उसे यकीन था कि इंस्पेक्टर थाने में बैठा उसके फोन का इंतजार कर रहा होगा। मकान के सामने गाड़ी रोककर उसने बच्चे को नीचे उतारा ही था कि मकान का दरवाजा खुला और एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकली। वो इंस्पेक्टर शफीक की बीवी थी। ये बच्चा हमें भटका हुआ मिल गया था। बड़ी मुश्किल से हम इससे घर का पता पूछते हुए यहाँ तक आए हैं। खुदा न खास्ता किसी बर्दाफरोज के हाथ लग जाता तो आप लोग जिंदगी भर रोते रहते। बच्चों के बारे में जरा मोहतात रहा करें। समीना ने कार से उतरकर उस औरत की तरफ देखते हुए कहा और उन्हें दौड़कर बच्चे को लिपटा लिया। शुक्रिया बहन, वो समीना की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। समीना कार में आकर बैठ गई। उसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। कार गली के बोर्ड पर पहुंची थी कि पुलिस की जीप मोड़ घूमकर सामने आ गई। स्टेरिंग के सामने इंस्पेक्टर शफीक बैठा हुआ था। उसने सरसरी अंदाज में कार में बैठी हुई समीना की तरफ देखा और जीप को साइड से निकाल कर ले गया। समीना के होंठों पर खबीर से मुस्कुराहट आ गई। दिल्ली से निकलती उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और चंद मिनट के अंदर अंदर वो इस जगह से बहुत दूर निकल चुकी थी। समीना भी इस बात का अफसोस था कि वो अपने घर जाकर अपने बाप, भाई और दीगर अफराद खाना से हमदर्दी का इजहार नहीं कर सकती थी। इस वाक़े ने उसे एक बार फिर अफसुर्दा कर दिया था। इसकी वजह से उसके माँ बाप को एक बार फिर जिल्लत उठाना पड़ी थी। पुलिस ने जब उसके घर पर छापा मारा होगा और पुलिस वाले उसके बाप और भाई को लेकर गए होंगे तो बेचारों की क्या हालत हुई होगी। उसने बहरहाल ये तय कर लिया था कि इंस्पेक्टर शफीक को माफ नहीं करेगी। पुलिस पूरी इसरार और संदिल हसीना की तलाश में छापे मारती रही और अखबारात उसके बारे में सनसनीखेज खबरें छापते रहे। एक हफ्ता गुजर गया जिस रात शारिक और समीना ने हाजी अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। उसके 2 दिन बाद हाजी अब्दुल्ला की तरफ से कोटी के सिलसिले में अखबार में इश्तिहार भी शाया हुआ था। उस इश्तिहार को शाये हुए पूरे 8 दिन हो चुके थे और फिर उसी रात 9:30 बजे के करीब फोन पर हाजी अब्दुल्ला का पैगाम मिला कि वो रविया को लेकर सुबह 9 बजे रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंच जाएं। उन्होंने रविया को प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया। सुबह उठते ही समीना ने उसे बताया कि आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी बल्कि उसके साथ एक बहुत जरूरी काम से जा रही है। और जब रजिस्ट्रार के दफ्तर में कई कागजात और रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद फूटी की मलकियत के कागजात उसके हवाले किए गए तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने एक रोज तुम्हें कहा था ना कि 1 हफ्ता बाद तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी, यही थी वो खुशखबरी, समीना ने कहा। रदिया लोगों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर समीना से लिपट गई और जब घर आकर उसने मरीम को सारा किस्सा सुनाया तो मरियम को भी यकीन नहीं आया। ये कुठी आपके बेटे ने आपको लेकर दिया है माँ जी, समीना ने मरियम से लिपटते हुए कहा। ये कुठी के कागजात हैं, इन्हें संभाल कर रखिए। वो लोग बहुत देर तक कुछ गपियां धरते रहे। फिर शारिक उठकर नीचे आ गया। जहाँ 9 लखा अखबार का फिल्मी सफा देख रहा था। क्या बात है 9 लखे, शारिक ने उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा। आज बड़े वोर से अखबार के ये सफा देख रहे हो, कोई फिल्म देखने का इरादा है क्या? अपनी ही फिल्म खत्म नहीं होती शारिक बहू, कोई और फिल्म क्या देखेंगी? 9 लखे ने गहरा सांस लेते हुए अखबार एक तरफ रख दिया। तो आज फिर फिल्म का प्रोग्राम बन ही जाए, सब लोग चलेंगे। तुम्हारे ख्याल में कौन सी फिल्म अच्छी है? शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो सुल्तान राय के अलावा किसी और की फिल्म अच्छी लगती रही। भाई शारिक बहू, सच्ची बात यह है कि जिस फिल्म में सुल्तान राय ना हो मजा ही नहीं आता। क्या बड़क मारता है शेर दा बच्चा, खून जोश मारने लगता है रगों में, 9 लखे ने कहा। उन बड़दों के जोश में तुमने शायद कभी एक बात पर गौर नहीं किया, शारिक बोला। वो क्या शारिक बहू? 9 लखे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या इस तरह की फिल्में खबारे माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रही? बड़कों और गुंडासों के जरिए कौम को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इन फिल्मों के जरिए किस तहजीब की अक्कासी की जा रही है? हकीकत जिंदगी में तभी ये सब कुछ देता है। रक्स के नाम पर ये बेहुदा उछल कूद, ये सब कुछ कहाँ होता है? उछल कूद ना सही लेकिन और सब कुछ तो होता ही है शारिक बहू, 9 लखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। क्या तुम खुद इसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल नहीं हो? क्या जुर्म किया था तुमने जिसकी सजा काटने के लिए तुम्हें तवील अर्जे के लिए जेल में ठोंस दिया गया था? उसके बाद तुम्हें शराफत की जिंदगी क्यों नहीं गुजारने दी गई? आज तुम स्मगलर हो, कातिल हो, दहशतगर्द हो, ये सब कुछ तुम्हें किसने मनाया है? क्या तुमने अपनी खुशी और मर्जी से ये रास्ता इख्तियार किया है? नहीं शारिक बाबू, कोई अपनी मर्जी से मुजरमाना जिंदगी इख्तियार नहीं करता। ना ही कोई माँ के पेट से मुजरिम पैदा होता है।
मुजरिम तुझे ये माशरा ही बनाता है। ये जमींदार, जागीरदार और दौलतमंद लोग अपने मफादात के लिए शरीफ लोगों को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं, और जब ये शरीफ लोग उनके चुंगल से निकलना चाहते हैं तो कानून की ये मुआफिज आड़े आ जाते हैं। कानून की इन मुआवजों का मफाद भी इसी में होता है कि वो शरीफ लोगों को मुजरिमाना जिंदगी अपनाने पर मजबूर करते रहें। ये शरीफ लोग तो दौलतमंदों और कानून के मुआवजों के हाथों खिलौना बने हुए हैं, जो कभी इनके चुंगल से निकल नहीं सकते। क्या तुम इनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हो? सुल्तान राय भी हमारे माशरे का एक ऐसा ही किरदार है। तुम जो फलसफा बिगाड़ने लगे शारक ने उसे बुरा। फिल्म की बात कहो, कौन सी फिल्म देखना चाहते हो? नहीं शारक बाबू, कोई फिल्म नहीं देखनी। नौलखा ने नफी में सारी लाया। थोड़ी देर बाद समीना भी आ गई। हाँ भाई, अब क्या प्रोग्राम है? समीना ने सोफे पर बैठते हुए बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा। कैसा प्रोग्राम? शारक ने पूछा। उस कोठी का मसला था, वो तो हल हो गया। अब आती अब्दुल्ला के काम के लिए क्या प्रोग्राम बनाओगे? समीना ने कहा। मेरा ख्याल है 1 हफ्ते बाद का प्रोग्राम बना लेते हैं, इसी दौरान हम यहाँ से अपने काम समेट लेंगे। शारक ने कहा। ठीक है, समीना ने कहा। माजे गुजर की तरफ से तो अब हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारी तरफ भी सूरत यार कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। गामे की हालत ऐसी नहीं कि वो हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ का काम संभाल सके, उसे भी आराम की जरूरत है। इसलिए मेरा ख्याल है कि मजग वाला अड्डा बंद कर दिया जाए। दामा ठोकर न्याल बेव वाली हवेली में रहेगा। मौलवी अमीर थोड़ा बहुत धंधा करता रहे ताकि पार्टियों से राब्ता कायम रहे, और इन सब लोगों को सख्ती से हिदायत कर दी जाए कि हमारी अदम मौजूदगी में वो इस कोठी का रुख ना करें। मैं नहीं चाहती कि हमारे बाद माँ जी और रजिया को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। मेरा ख्याल है समीना भी ठीक कहती है। नो लेकिन उसके खामोश होने पर कहा, मजंग वाला अड्डा वाकई बंद कर दिया जाए। गाँव ठीक भी होता तो वो अकेला ये धंधा नहीं संभाल सकता था। ठीक है, ऐसे ही किया जाएगा, शारिद ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, तो गोया हाजी अब्दुल्ला को इतला दे भी जाए कि हम 1 हफ्ते बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हाँ, आज रात उसे टेलीफोन पर इतला दे दो, समीना ने कहा। वो बातें ही कर रहे थे कि शादा उनके लिए चाय लेकर आ गई। तुमसे चायगिरी किसने कहा था? समीना ने उसे घूरा। आप लोग आमतौर पर इस वक्त चाय पीते हैं, इसलिए मैं खुद ही बनाकर ले आई हूँ। शादा ने ट्रे मेज पर रखते हुए जवाब दिया। इसने तो चाय पिला पिलाकर मेरा सीना साड़ दिया समीना बीबी जी। नो लेकिन उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई और काम नहीं होता तो चाय बनाकर ले आती है। तू तुम्हें वो बगैर मांगे चाय भी आती रही, उल्टा तुम उसे इनाम दे रही हो। शारिब ने उसे बुरा। शादा बाहर चली गई थी। चाय के दौरान वह लोग खुश गपियां करते रहे। दोपहर के खाने के बाद समीना रविया के साथ अपने कमरे में आ गई और उसे बातों ही बातों में बता दिया कि 1 हफ्ते बाद वो लोग चंद रोज के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रजिया ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अफगानिस्तान, समीना ने जवाब दिया। अफगानिस्तान? रजिया के लहजे में हैरत थी। वो पूरा मुल्क तो मैदान जंग बना हुआ है। रूसी फौजियों के जाने के बाद अफगानिस्तान के लोग तो आपस में लड़ मर रहे हैं। इन हालात में आप लोग वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? एक चीज होती है एडवेंचर, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। ये समझ लो कि हम लोग एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। वो देर तक इसी मौजू पर बातें करती रही। उस शहर में हाजी अब्दुल्ला को अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया। हाजी अब्दुल्ला ने उन्हें दूसरे दिन समानाबाद वाली कोठी में बुला लिया था। दूसरे दिन रात को वो समानाबाद वाली कोठी में तकरीबन 2 घंटों तक हाजी अब्दुल्ला से बातें करते रहे। हाजी अब्दुल्ला उन्हें पाराचनार में मलक गुल रहमान और उससे आगे दूसरे लोगों से मुलाकात के कई जलाए और दूसरी बातें बताता रहा। बाकी 3-4 दिन ये लोग अपने दीगर कामों और तैयारियों में मसरूफ रहे और फिर एक रोज या तीनों रात 11 बजे जीटीएस की लग्जरी बस के जरिए रावलपिंडी रवाना हो गए। सुबह 5 बजे ये लोग रावलपिंडी और एक होटल में कमरे लेकर दिन भर सोते रहे। दूसरे दिन पिंडी से भी रुखसत हो गए और बसों के जरिए कोहाट, हंगू, अलीजई और सद्दा से होते हुए पाराचनार पहुंच गए। क्वाड से आगे का रास्ता बेहद खतरनाक था। बाल मुकामात तो इस कदर खतरनाक मोड़ थे कि देखकर ही खौफ आता था। नौलखा तो ऐसी हायर मौके पर आंखें बंद करके कलमा पढ़ने लगता था। कराकरा में एजेंसी का हेडक्वार्टर पालाचनार एक बहुत खूबसूरत छोटा सा शहर अपने अंदर बहुत सी दिलचस्पियां समेटे हुए था। ये लोग जब पालाचनार पहुंचे तो शाम होने वाली थी। यहाँ मुल्क भर से सयाह आते रहते थे। गैर मुल्की सियाह भी बड़ी तादाद में यहाँ आते थे। बस से उतरते उन्हें 3-4 गैर मुल्की सियाह भी नजर आए थे, जिनमें एक जवान और हसीन लड़की भी शामिल थी। सियासत का सीजन होने की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किल से एक रेस्ट हाउस में जगह मिली और उसके लिए उन्हें दुगना किराया देना पड़ा। बसों के तवील और खतरनाक सफर ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। खाना खाने के फौरन ही बाद वो सो गए, लेकिन सुबह सवेरे वो बेदार हो गए। सफर के दौरान समीना पूरा इलाका देखती हुई आई थी और उसके ख्याल में ये दुनिया की हसीन तरीन वादियां थी। 2 लोग स्विट्जरलैंड और फ्रांस की तरफ भागते थे। वो बेवकूफ थे। ये वादियां तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा हसीन थी। यहाँ क्या कुछ नहीं था। नाश्ता करने के बाद वो रेस्टोरेंट से निकल गए। बाजार की दुकानें सुबह सवेरे ही खुल गई थी। तकरीबन हर दुकान पर उन्हें असला नजर आ रहा था। यहाँ असला इस तरह फरोख्त हो रहा था जैसे ठेलों पर फल और सब्जियां फरोख्त हो रही हो। शारे की कैसी दुकान के सामने रुक गया।
जहाँ जरूरियात जिंदगी की दूसरी चीजों के अलावा मुख्तलिफ इकसाम के हथियार भी सजे हुए थे। आओ बाबू शेब क्या मांगता है? दुकानदार ने शारे की तरफ देखते हुए पूछा। ऊंचा लंबा कद्दावर आदमी था, मूंछें इस कदर फैली हुई थी कि देखकर ही खौफ आता था। हमें मलक गुल रहमान से मिलना है खान साहब, शारक ने कहा। ओए तुम गुल रहमान का मेहमान है, अभी तुमको उसके पास भेजेगा, बैठो हमारे साथ एक प्याली चाय पियो फिर जाना, खान साहब ने कहा। नहीं खान साहब हमें जरा जल्दी है, शारक ने कहा। अच्छा ठहरो हम तुमको भेजता है, खान साहब ने कहा और 10-11 साल के एक लड़के को बुलाकर उससे कुछ कहा और इन लोगों को उसके साथ भेज दिया। तकरीबन 50 गज आगे वो लड़का ऐसी एक दुकान के सामने रुक गया। दुकान में जो शख्स बैठा हुआ था वो बहुत दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी। वो मलक गुल रहमान था। गुल रहमान ने भी बड़ी दरमयोशी से उनका इस्तकबाल किया। उसकी नजरें बार बार समीना की तरफ उठ रही थी, जिसने स्टोन वॉश और जींद और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट के सामने के रुख पर अमेरिका की किसी साहिली इलाके की तस्वीर बनी हुई थी और पुश्त पर बोर्ड फॉलो मी लिखा हुआ था। टी शर्ट खासी टाइट थी जिससे उसके सीने के उबान नुमायां हो गए थे। चमकती हुई धूप से बचने के लिए उसने आंखों पर स्याह चश्मा लगा रखा था। इस किस्म का लिबास कबायली इलाकों में बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन यहाँ स्याहों की आमदोरफ्त थी। इन स्याहों में पाकिस्तानी भी थे और गैर मुल्की भी। पाकिस्तानी खवातीन तो आमतौर पर सलवार तमीज पहनती थी, जबकि गैर मुल्की खवातीन ज्यादातर पैंट शर्ट वगैरह इस्तेमाल करती थी। शहरों से आने वाली मॉडर्न पाकिस्तानी भी इसी किस्म का मॉडर्न लिबास पहनती थी और इस तरह बाद नाखुशगवार वाकयात भी रूनुमा होते थे। बुल रहमान चलने में गहरी नजरों से समीना की तरफ देखता रहा। समीना कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे बुल रहमान की नजरें सोइयों की तरह उसके जिस्म में चुभ रही हों। बुल रहमान की नजर नौनके की तरफ उठ गई और फिर वो शारे की तरफ देखने लगा। तुम हाजी अब्दुल्ला का दोस्त है तो हमारा भी दोस्त है, बिलावर गुल रहमान ने कहा। बोलो हम तुम्हारा क्या खिदमत करेगा? चाय भी लाए या रोटी खाएगा? हम इस वक्त ना चाय पियेंगे और ना रोटी खाएंगे, शारिब ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें इन बुलंद पहाड़ों के उस पार जाना है और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहाड़ों के उस पार तो काफिर लोग रहता है, गुल रहमान ने कहा। वो नूरस्तान है, बुरानी चेहरे वाले लोग काफिर नहीं हो सकते, शारिक ने कहा। अच्छा अभी तुम ऐसा करो कि इस लड़के के साथ जाओ, हम आधे घंटे बाद तुम लोगों से मुलाकात करेगा, बुल रहमान ने कहा और दुकान के अंदर की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। चंद सेकंड बाद 11-12 साल की उम्र का एक लड़का सामने आ गया। उस लड़के को देखकर इन तीनों को बड़ी हैरत हुई थी। उसने बड़े गहरे वाली काले कपड़े की शलवार पहन रखी थी, कमीज घुटनों तक लंबी थी और उसका रंग भी काला ही था। काली मखमली बास्केट जिस पर गोटे से कशीदा किया गया था। सर पर अपनी उम्र के लिहाज से बड़ी पगड़ी और गले में बेल्ट जिसके होलिस्टन में रिवॉल्वर अड़सा हुआ था। बुल रहमान उस लड़के को उमर के नाम से मुखातिब करते हुए कुछ अपनी जबान में कहा और फिर शारे की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग उमर के साथ चले जाओ, अम्मा आता है। शारे ने समीना और नौनके की तरफ देखा और वो तीनों दुकान से बाहर आ गए। उमर उनसे पहले ही बाहर आ चुका था। उमर उनसे चंद कदम आगे था। वो तीनों उसके पीछे बाजार में चलते रहे और बिनाकर आबादी से बाहर निकल आए। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए दो लोग की सांस बुरी तरह फूली हुई थी। शारक बागू वो शारक को पुकारते हुए रुक गया। ये लोंडा हमें कहाँ लिए जा रहा है? ऐसा लगता है कि हमारी वापसी मुश्किल हो जाएगी। ए उमर, शारे में आवाज देकर उमर को भी रोक लिया। कितनी दूर जाना है? उस चट्टान के पीछे। उमर ने चट्टान की तरफ इशारा किया। वो चट्टान वहां से तकरीबन 200 गज दूर थी। समीना रुककर इधर उधर देखने लगी। उनकी चारों तरफ सब्जा था जिसमें जगह जगह जंगली फूल खिले हुए थे। वसीम में दरिया बह रहा था। दरिया के आसपास और पहाड़ों पर कहीं कहीं मकान भी थे। वो एक बार फिर ही चलने लगे। चट्टान की दूसरी तरफ गहराई में एक चौड़ी नदी बह रही थी। नदी तकरीबन 15 फुट चौड़ी थी और उस पर नसों का पुल बना हुआ था। उमर तो बड़ी आसानी से ये पुल पार कर गया, मगर वो तीनों रुक गए। ओ खोचा, तुम डरते हैं? उमर ने नदी की दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा। इस मोटे वाले रस्से को पकड़ो और आराम से आ जाओ, पुल नहीं टूट जाएगा। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। प्यादे शारक आगे बढ़ा। पुल की चौड़ाई तकरीबन 3 फुट थी। कमर के बराबर बुलंदी तक मोटे से रस्से तने हुए थे। नीचे भी रस्सों का जाल साफ बना हुआ था। जाल इतना गुंजान था कि पैर उसमें से नहीं निकल सकता था। शारक ने दोनों तरफ के रस्सों को पकड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। उसके बदन से पूरा पुल झूल रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और बिलाकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसके बाद नौनका और फिर समीना भी दूसरी तरफ आ गए। नदी की दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज के फासले पर एक छोटा सा मकान था। तकरीबन 3 फुट तक मकान की दीवारें पत्थरों की थी और उससे ऊपर पूरे मकान की ताबीर में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। ढोलप्पा तो बरामदे में आते ही कुर्सी पर ढेर हो गया और समीना और शारक घूम फिर कर मकान देखने लगे। एक 15 बाई 20 फुट का बड़ा कमरा था और 2 कमरे 12 बाई 14 फुट के थे। पिछली तरफ एक किचन भी था। 2 कमरों में लकड़ी के बेड बिछे हुए थे। 2-2 कुर्सियां भी थी और हर कमरे में दीवार में एक अलमारी भी थी। किचन में खाने पीने का सामान और बर्तन भी मौजूद थे। बड़े कमरे में एक दरी बिछी हुई थी। ये खूबसूरत काटई था और सियाहत करके आने वालों के लिए एक आइडियल जगह थी।
समीना और शारिक भी बरामदे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। बरामदे के सामने तकरीबन 50 बाई 50 फुट चौड़ी हमवार जगह थी जिसमें तमीज घास लगी हुई थी और ढलान इस हमवार जगह से आगे शुरू होती थी। मकान के इर्द गिर्द चीड़ के दरख्त थे। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।